हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए, जो हम लोगों का क्रैश कोर्स चल रहा है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के बच्चों के लिए, तो उसको स्टार्ट करते हैं। और फिजिक्स का पहला चैप्टर पे हम लोग थे, पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। ये फिजिक्स का जो है पहला चैप्टर है हम लोगों के लिए, और इसमें जो है 4 वीडियो हम लोग पहले शूट कर चुके हैं और ये 5वां वीडियो है। वीडियो लगातार ही बना रहे हैं, लेकिन एक सप्ताह से कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था मेरे पैनल का, और सॉफ्टवेयर इसका जो है वो हैंग हो गया था, और पुनः इस पर सॉफ्टवेयर जो है कल डाला गया कंपनी के द्वारा, और अब जो है ये अच्छे से काम करना शुरू कर दिया है। तो अब बिना विलम्ब किए हुए हम लोग जो है अपना पहला चैप्टर प्रकाश, और प्रकाश में जो पहली घटना है परावर्तन का, उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। आप लोग जो है लगातार वीडियो को देखते रहिए और अपने तैयारी को जो है बरकरार रखिए। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि गोलीय दर्पण के जो ये प्रकार हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, उसमें किरणों को कैसे आपतित करते हैं। और ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि किरणों को कम से कम 2 किरणों को आपतित करते हैं, तब जाके कोई भी प्रतिबिंब बनता है, कोई भी इमेज जो है वो बनता है। और ये मैंने आपको बताया था कि ये 4 ऐसे प्रकार हैं जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किरणों को आपतित करते हैं। एक अनंत से फोकस पे, उसके बाद जो है फोकस से अनंत पे, वक्रता त्रिज्या से वक्रता त्रिज्या पे, और उसके बाद जो है ध्रुव पे, और ध्रुव से फिर वो निकलता है। ये 4 प्रकार हम लोगों ने पढ़ा। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, जो साथी नहीं देखे हैं, वो एक बार जाके प्लेलिस्ट में जो है आप देखिए ये वीडियो। आज हम लोग जानेंगे कि गोलीय दर्पण में, कहने का मतलब ये है कि उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में इमेज कैसे बनता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो किस प्रकार बनता है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना विलम्ब किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। और ये स्थिति है, ये 6 स्थिति है। ये 6 स्थिति में क्या करेंगे, हम लोग अपना इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे। ये 6 स्थिति है, और 6 स्थिति को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। जब आप ये 6 स्थिति को देखिएगा तो फिर आप अच्छे से इस चीज़ को समझिएगा। मेरे साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, ये 6 स्थिति जो है ये आपको लेंस में भी देखने को मिलेगा। प्रकाश की कई घटनाएं होती है, उसमें पहला घटना क्या है, परावर्तन। दूसरा घटना क्या है, अपवर्तन। तो अपवर्तन में हम लोग लेंस को पढ़ते हैं, लेंस की मदद से पढ़ते हैं, और वहाँ भी ये जो पोजीशन आपको दिख रहा है वहाँ भी रहेगा। इसलिए आप यहाँ अच्छे से देखिए तो वहाँ और अच्छे से समझ पाइएगा। चलिए, तो इसको कैसे समझना है, सपोज कीजिए कि ये क्या है, सपोज कीजिए ये क्या है, तो ये जो है मिरर है। ये क्या है, मिरर है, ये मिरर है, ठीक है। ये क्या है, मिरर है। चूँकि इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है उसको क्या कहते हैं, अवतल। क्या कहते हैं, अवतल। और ये क्या है, तो दर्पण है। ये क्या है, तो दर्पण है। ये अवतल दर्पण है। अब ये अवतल दर्पण में यहाँ जो आप देख रहे हैं ये पार्ट, चलिए इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि दिखे आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। ये पार्ट क्या है, तो ये पार्ट को कहते हैं पोल, मतलब ध्रुव। और ये क्या है, फोकस है। और ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है। ये क्या है, तो एफ है, F4 फोकस। अब लोकेशन यही हो गया। आप यहाँ पे रख सकते हैं वस्तु को, यहाँ पे रख सकते हैं वस्तु को, यहाँ रख सकते हैं वस्तु को, यहाँ रख सकते हैं, और यहाँ रख सकते हैं, या यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। और इसी के हिसाब से इस चीज़ को क्या किया गया है, यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। अनंत क्या है, हर वो चीज़ अनंत है जो वक्रता त्रिज्या के सुदूर है, वक्रता त्रिज्या के बिल्कुल बाहर है। उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं अनंत कहते हैं। क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं। तो पहला स्थिति ये है जब बिंब की स्थिति, बिंब का मतलब क्या हो गया, तो बिंब का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट। बिंब का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया।
इसको हम लोग वस्तु भी कहेंगे। क्या कहेंगे? वस्तु भी कहेंगे। जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पे। तो जब मेरे भाई वस्तु अनंत पे होगा तो हमेशा याद रखना है प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। क्यों? क्योंकि अनंत से आती हुई किरणें जो समांतर होती है परावर्तन के बाद कहाँ मिलती है? फोकस पे मिलती है। तो जहाँ मिलेगी वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो मिलती है फोकस पे तो फोकस पे प्रतिबिंब बनेगा। और ये फोकस पे बना हुआ प्रतिबिंब बहुत ही छोटा होता है, बिंदु के साइज का होता है, ये याद रखना है। ये अत्यधिक छोटा होता है। और कैसा होता है? वास्तविक होता है और उल्टा होता है। वास्तविक का मतलब है कि रियल इमेज बनता है और रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। लेकिन हमारा मस्तिष्क उस चीज़ को सीधा करके अपने को बताता है। दूसरा क्या है? देखिए यहाँ दूसरा सी से परे। सी से परे का मेरा जो स्थिति है मेरे दोस्तों, सी से परे का स्थिति देखिए। ये है दर्पण। ये क्या है? दर्पण है। और ये क्या है? मुख अक्ष है। क्या है? मुख अक्ष है। और इस पोजीशन को क्या कहते हैं? पी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एफ कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? सी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। तो अनंत और ये वक्रता त्रिज्या का बीच जो है इसको कहते हैं अनंत, और वक्रता त्रिज्या के बीच जिसको क्या कहते हैं हम लोग? सी से परे। ये हमारा पहला पोजीशन है वस्तु का। ये दूसरा पोजीशन है वस्तु का। ये तीसरा पोजीशन है वस्तु का। इस दोनों के बीच अगर कहीं रखेंगे तो वस्तु का चौथा पोजीशन होगा। फोकस पे वस्तु का पांचवा पोजीशन होगा। और फोकस और ये पी के बीच अगर कहीं रखेंगे वस्तु को तो ये छठा पोजीशन होगा। ये फिगर मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अब जो मैं पढ़ूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए। जब अनंत पे वस्तु होगा, सपोज कीजिए ये वस्तु है, ए और बी वस्तु है, ये अनंत पे है, तो ये कहाँ बनेगा? इमेज। इमेज यहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, 5 नंबर पे बनेगा। ठीक है? तो नंबर के हिसाब से देखेंगे तो ऐसे तीर मार दीजिए। 1 का कहाँ बनेगा? 5 पे बनेगा। ठीक है? अब देखिए अनंत और ये जो वक्रता त्रिज्या है उसके बीच में अगर हम लोग 2 नंबर पे रखेंगे, वस्तु को कहाँ रखेंगे? 2 नंबर पे रखेंगे, तब कहाँ बनेगा? अब चलिए पुनः हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जब सी से परे रखेंगे, सी से बाहर रखेंगे, किधर की ओर? अनंत की ओर, तब वस्तु बनेगा फोकस तथा सी के बीच। फोकस तथा सी के बीच। चलिए फोकस तथा सी के बीच पे आ जाइए। ये है फोकस, ये है फोकस और ये है सी। इसके बीच बनेगा कहीं भी, तो कहने का मतलब है वस्तु बनेगा 4 पे। किस पे? 4 पे। 2 दूना 4। पोजीशन अगर 2 है मेरे बच्चों तो इमेज कहाँ बनेगा? 4 पे। 4 वो जगह है जो वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच का जगह है ना? देख लीजिए अच्छे से। और ये क्वेश्चन आता ही आता है। जो ये समझ गया वो मिरर भी समझ गया और लेंस भी समझ गया, क्योंकि मिरर और लेंस में इमेज फॉर्मेशन ही सीखना होता है। ये आपको समझना है, ये आपको जानना है। देख लिए यहाँ पे ए बता दिए आपको, बी बता दिया आपको, सी चलते हैं यहीं पे फिर आएंगे हम ताकि आपको समझ में आए। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा मेरे बच्चे जब वक्रता त्रिज्या पे बनेगा, वक्रता त्रिज्या पे वस्तु जब होगा तो प्रतिबिंब भी वक्रता त्रिज्या पे ही बनेगा। इसको हम लोग कहते हैं C2C। ये स्पेशल है। प्रतिबिंब भी यहीं बनेगा और वस्तु भी यहीं रहेगा। मान के चलिए ये वस्तु है A B और प्रतिबिंब भी यहीं बनेगा। ठीक है? इसके नीचे बनेगा। देखिए तो चलिए हम लोग अब अपने चले आते हैं इस पे, तीसरे नंबर पे। जब कहाँ हो? देख लीजिए यहाँ पे, जब सी पे हो, वक्रता त्रिज्या पे हो, तो वस्तु भी और प्रतिबिंब भी एक ही बिंदु पे है। तब कैसा बनेगा? समान साइज का बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अगर सी से परे हो तो फोकस और सी के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा।
ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना। और कौन सा दर्पण है यहाँ देखिए, ये दर्पण भी देख लीजिए आँख को खोल के, अवतल दर्पण के द्वारा है। और जो बनाए हैं ये भी क्या है बाबू, अवतल दर्पण है। दर्पण के हिसाब से प्रतिबिंब बनता है, ये याद रखना है। जैसा कारीगर कीजिएगा, जैसा मटेरियल दीजिएगा, वैसा ही भोज का स्वाद भी होगा। अब अमूल का पनीर और सुधा के पनीर में फ़र्क होगा, और लोकल मार्केट से जो पनीर खरीदिएगा फ़र्क होगा। दर्पण बदल जाएगा, इमेज फॉर्मेशन बदल जाएगा, याद रखना है। चलिए, ये हो गया। चौथे नंबर पे आइए, वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच अगर होगा तब ये फोकस से परे बनेगा, बाहर बनेगा। जैसे जैसे आप अंदर की ओर आइएगा, इमेज फॉर्मेशन बाहर की ओर जाएगा, ये याद रखना है आपको। अब देखिए, आ जाइए, ये है वक्रता त्रिज्या और ये है फोकस। क्या है, वक्रता त्रिज्या ये है और ये है फोकस। अब इस दोनों के बीच मतलब 4 नंबर पे वस्तु अगर 4 नंबर पे होगा, वस्तु कहाँ होगा, 4 नंबर पे होगा। तो वस्तु अगर 4 नंबर पे होगा लाल लालियों, तो प्रतिबिंब बनेगा 2 नंबर पे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2 नंबर पे बनेगा। तो डी नंबर में लिखिए 4, देखिए ऐसे तीर मारिए और यहाँ कीजिए। क्यों, क्योंकि पहले जब 2 पे था तो 4 पे बनता था, अब 4 पे है तो 2 पे बनेगा। यही रूल है फिजिक्स का, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग 4 नंबर देख लिए, अब हम लोग कहाँ आ गए, हम लोग 5 नंबर पे आ गए। ये 5 नंबर पे, 5 नंबर फोकस है। याद कीजिए, जब फोकस से हम लोग क्या करते थे, किरण को आपतित करते थे तो किरण परावर्तन के बाद अनंत पे जाती थी। तो जब फोकस पे वस्तु को रखेंगे, वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, ये याद रखना है। देखिए, ये अनंत पे बनेगा। अब यहाँ जो अब हम लोग ई नंबर का प्रतिबिंब के लिए बनाएंगे तो हम लोग यही लिखेंगे, F टू इन्फिनाइट। अगर F को हम लोग 5 मानते हैं तो 5 का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो 5 का प्रतिबिंब 1 पे बनेगा। और पहले 1 का प्रतिबिंब 5 पे बनता था। देख लीजिए, यहाँ ए नंबर में है लिखा हुआ। ये कंपैरिजन करके पढ़ा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए बिल्कुल, और एक बार देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, अब पुनः हम लोग चले आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर 6 पे है, कहाँ है, 6 पे है। अगर 6 पे है, देख लीजिए, यहाँ पे आ जाइए, हम लोग चार्ट पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे, ये मिटा देते हैं ताकि आपको साफ सुथरा नज़र आए, ठीक है। तो हम लोग 4-5 तरह का प्रतिबिंब जो है देखेंगे, ठीक है। उसमें जो है ऊपर वाला देख चुके हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो ये सब अवतल दर्पण में हम लोग देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं, अवतल दर्पण में देख रहे हैं, ठीक ना, अवतल दर्पण में देख रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, ठीक है, इस पे हम लोग आ गए हैं। जब वस्तु कहाँ हो, फोकस पे, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे, अत्यधिक बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि जब अनंत पे कोई वस्तु होता है तो प्रतिबिंब बनता है फोकस पे, जो अत्यधिक छोटा होता है। ठीक उसका विपरीत घटना होता है यहाँ पे, वास्तविक होगा और उल्टा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा, ठीक है। अब सबसे लास्ट 6 नंबर पे मेरे दोस्तों, 6 नंबर पे फोकस और पी के बीच में, पी बोले तो पोल के बीच में, ध्रुव के बीच में, जब फोकस और ध्रुव के बीच में क्या रहेगा, वस्तु रहेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा और कितना होगा, विवर्धित और आभासी और सीधा होगा, ठीक है, समझे ना। दर्पण के पीछे बनेगा, ये है दर्पण, ठीक है, वस्तु इसके पीछे बनेगा, इधर बनेगा, ठीक ना, ये याद रखना है आपको। तो इसमें एक ऐसा कंडीशन है जहां वस्तु आभासी बनता है, वर्चुअल बनता है, काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। कब, जब फोकस और किसके बीच हो, फोकस और ध्रुव के बीच हो, फोकस और ध्रुव के बीच हो, समझे, नहीं समझे, फोकस और ध्रुव के बीच हो। बहुत बड़ा बनता है और
सीधा बनता है और आभासी बनता है। जब हम कभी सैलून में जाते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, शोरूम में जाते हैं, मॉल कपड़ा वगैरह के मॉल में जाते हैं और अपना चेहरा वो बड़ा बड़ा मिरर पे देखते हैं, तब हम अपने आप को स्मार्ट पाते हैं, क्योंकि उसको नज़दीक से देखते हैं। और वहाँ जो मिरर लगा रहता है मेरे बच्चों, वहाँ का मिरर जो है ये अवतल दर्पण ही लगा रहता है। और हमारे घर में जो छोटा सा आईना होता है, वो छोटा सा आईना कौन सा आईना होता है? छोटा आईना 50 रुपये 100 रुपये में खरीदते हैं, कॉपी के साइज का होता है, समझे? तो वो समतल दर्पण होता है और समतल दर्पण में वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है, इसलिए मुंह हम लोगों का उतना अच्छा नहीं दिखता है। लेकिन वही अगर आप ड्रेसिंग टेबल खरीद लेते हैं तो ड्रेसिंग टेबल में जो मिरर लगा रहता है वो मिरर अवतल ही रहता है, वो समतल नहीं रहता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, इन सब चीज़ों को समझना है, ठीक है। चलिए, तो ये आप देख लिए, ये 6 प्रकार जो है प्रत्येक स्टूडेंट को जानने का आवश्यकता है, जो मैट्रिक का एग्ज़ाम देगा, जो 10वीं में है। देखिए यहाँ पे ये है छठा पोजीशन, ये क्या है? छठा पोजीशन है, ये छठा पोजीशन है। और छठा पोजीशन में इमेज जो बनेगा ये ध्रुव के अपोजिट बनेगा, ये इस साइड बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा? तो बड़ा सा बनेगा, ठीक है, और सीधा बनेगा, समझे? तो इस चीज़ का क्या करना है? ख्याल रखना है, इस चीज़ को जानना है, इस चीज़ को समझना है, ठीक है। सीधा बनेगा, आवर्धित बनेगा, ठीक है, और काल्पनिक बनेगा, जिसको हम लोग कहते हैं आभासी। क्या कहते हैं? आभासी कहते हैं। और बड़ा बनेगा। अब अगर वस्तु को आप ध्रुव पे रख दिए तो इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा, इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v क्या है? 0 है। जब ये 0 होगा तब वहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि दर्पण में कहाँ पे वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा? अनंत पे रखिएगा तो ज़रूर बनेगा, ये पता होना चाहिए आपको। वस्तु को जब हम लोग कहाँ रखेंगे? वस्तु को जब हम लोग ध्रुव पे रखेंगे तब उसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। लेकिन ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि हम लोग पढ़ा रहे हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, लगभग 10 साल से टीचिंग कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, काफ़ी कुछ पढ़ भी रहे हैं। तो इस तरह का चीज़ हम लोग अपने दिमाग में क्या करते हैं? जनरेट करते रहते हैं, पैदा करते रहते हैं। तो आपने देखा, 1 नंबर को देखा, 2 नंबर को देखा, 3 नंबर को देखा, 4 नंबर को देखा, 5 नंबर को देखा, 6 नंबर को देखा, और स्पेशल जो ये 7 नंबर है जहाँ नहीं बनेगा उस चीज़ को भी आपने देखा। 4 ऐसी स्थिति है दोस्तों, 1 2 3 4, ठीक है, और 5 जहाँ पे क्या होगा? वस्तु वास्तविक बनेगा, और वास्तविक वस्तु उल्टा होता है और सभी दर्पण के आगे बनेगा। छठा स्थिति ऐसा है जो दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया। तो चलिए, क्रैश कोर्स है, इसमें स्पीड में पढ़ाना होता है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और आगे इस स्थिति को एक बार जो है एनसीईआरटी की मदद से देखते हैं। हम आपको एनसीईआरटी बता रहे हैं जहाँ से ही क्वेश्चन एराइज किया जाता है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये देखिए करके दिखाया है, ये किरण आरेख के मदद से आपको करके दिखाया है। जब आप कीजिएगा तब आप समझिएगा, अदरवाइज आप नहीं समझिएगा, ठीक है। देख लीजिए आप, ये करके दिखाया है आपको कि कहाँ वस्तु रखने पे कैसा होता है, किस स्थिति में बनता है, ठीक है। देखिए, देख लीजिए आप, ये देखिए, ये C है, ये C है, ये F है और ये P है। और ये कहाँ से आ रही है? ये अनंत से आ रही है, ये अनंत से आ रही है। और अनंत से आने वाली किरणें कहाँ मिलती है? फोकस पे मिलती है। देख लीजिए, ये यहाँ से गई, यहाँ निकली, यहाँ से गई, यहाँ निकली, और यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया, यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया। दूसरा, C से पढ़े, ये है C, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे, ये C है, ये C है, ये क्या है? C है, और ये क्या है? F है।
ये सी से पड़े है अनंत और सी के बीच में, यहाँ से गई फोकस से आई, यहाँ से गई फोकस से आई, ठीक है, और यहाँ आके मिली, तो यहाँ इसका बना, यहाँ क्या था ए बी, ये क्या है वस्तु है, क्या है वस्तु है, और यहाँ देखिए उल्टा बन गया है ए बी इमेज, क्यों देख लीजिए यहाँ बी ऊपर था, यहाँ बी नीचे है, तो ये हो गया उल्टा, क्या हो गया उल्टा हो गया, देख लिए आप। चलिए बिना विलंब किए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तीसरे स्थिति को हम आपको दिखाते हैं जूम करके। ये तीसरा स्थिति है जब वस्तु कहाँ हो, वस्तु सी पे हो, वस्तु कहाँ हो सी पे हो, देख लीजिए यहाँ ये है सी और ये है सी, सी के नीचे सी, अगर बी और ए होगा वस्तु तो यहाँ ए और बी बनेगा वस्तु, सेम साइज, ठीक है, सेम टू सेम, तो सी टू सी कहते हैं इसको, सी टू सी कहते हैं, और यही बनता है वस्तु और वस्तु और प्रतिबिंब, क्या प्रतिबिंब, ये दोनों बराबर होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि दर्पण में वो कौन सा बिंदु है जहाँ वस्तु का ऊंचाई और प्रतिबिंब का ऊंचाई समान होता है मेरे दोस्तों, तो वो है वक्रता त्रिज्या C2C, ठीक है। और चौथा देखिए यहाँ पे, चौथा क्या है, चौथा C से F के बीच में, C से F के बीच में ये रहा C और ये है F, इसके बीच में वस्तु रख दिए दोस्तों, और समांतर किरण गई, एक समानांतर किरण गई और यहाँ पे आके ये मिली, ठीक है, तो C से बाहर बनेगा, C से बाहर बनेगा, ठीक है, देख लीजिए C से बाहर बनेगा और बड़ा बनेगा, ठीक है, और कैसा बनेगा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, जो कि दिख ही रहा है। चलिए अब हम लोग पांचवें कंडीशन पे चलते हैं, जब वस्तु कहाँ हो फोकस पे, वस्तु कहाँ हो फोकस पे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अनंत पे, है ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अनंत पे, देख लीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ ये यहाँ से रे गुजारे समांतर गई और दूसरा रे कहाँ से गुजारे C2C, दूसरा C2C, और ये कहाँ मिलेगा अनंत पे मिलेगा, बहुत ही विशाल बनेगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, देख लीजिए ये आसान है। फिर ये है लास्ट, ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में अवतल दर्पण में जो सबसे स्पेशल केस है मेरे साथियों मित्रों और मेरे छात्र छात्राओं, ये सबसे स्पेशल केस है, ये याद रखना है, ये सबसे स्पेशल केस है, ये याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि ये चीज़ आप भूल सकते हैं। ये क्या है C है, ये क्या है F है, और ये F और ये P के बीच में यहाँ वस्तु है, यहाँ पे वस्तु है, और इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, आवर्धित बनेगा, बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। देखिए किरण कैसे गुजरा है वो एक बार हम आपको बताते हैं ताकि आपको समझ में आए, किरण कैसे गुजरेगा वो देखिए आप। ये है हमारा वस्तु, इसको P2P गुजारे हैं पहला, और दूसरा किरण को C2C गुजारे हैं, तो ये गुजर गया, तो ये इधर से आके इधर को लौटी, दर्पण में लौटती ही है, परावर्तित ही होती है, तो ये आती हुई किधर से प्रतीत हो रही है, इधर से प्रतीत हो रही है, और ये C2C वाली किरण भी आती हुई इधर से प्रतीत हो रही है। तो जिसमें किरण आती हुई प्रतीत हो वो होता है आभासी, और जिसमें किरण आती हुई प्रतीत ना हो, बिल्कुल आती हो, मिल जाती हो और काट देती हो, तब उसे कहते हैं वास्तविक। अब यहाँ देख लीजिए आप, इधर से आती हुई प्रतीत हो रही है, जबकि ये दर्पण है तो रिफ्लेक्ट यहीं से हो गई। अब यहाँ पे बड़ा बन गया, आवर्धित बना, आवर्धित का मतलब ही बड़ा होता है, आवर्धित इसलिए कहते हैं क्योंकि वस्तु दर्पण के पीछे बना होता है, सीधा बना होता है, ठीक है, और बड़ा बना होता है, और ये कंडीशन है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मिरर के सामने ऐसे जाके खड़े होते हैं। सपोज कीजिए ये मेरा पैनल मिरर है, तो हम लोग यहाँ से अपने आप को देखते हैं
अपने आप को निहारते हैं, बाल वगैरह ऐसे करते हैं, पूरा चश्मा उश्मा लगा के ऐसे देखते हैं कि कितना स्मार्ट दिख रहे हैं। तो आपको प्लेन मिरर में, समतल दर्पण में उतना ज़्यादा स्मार्टनेस नहीं नज़र आएगा। और यही आप अवतल दर्पण में देखिएगा तो आपका चेहरा थोड़ा बड़ा दिखाएगा, आकर्षक हो जाएगा, बड़ा चीज़ आपके लिए, और इसी कंडीशन में बनता है। तो ये अवतल दर्पण का हम लोग इमेज फॉर्मेशन को पढ़ रहे थे, जान रहे थे, देख रहे थे। अब है अवतल दर्पण का उपयोग। लगे हाथ हम लोग ये भी देख लेते हैं, फिर हम लोग उत्तल दर्पण की ओर चलेंगे। और हमको लगता है कि उत्तल दर्पण जो है उसका एक अलग वीडियो बनाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो मिक्स हो जाएगा, ठीक है। और मिक्स में विशेषता ख़त्म हो जाता। अवतल दर्पण के उपयोग टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों के हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों, हेडलाइट कैसा होता है, हेडलाइट ऐसा होता है और इधर कांच लगा रहता है और इधर ये बॉडी हो गई पूरी की पूरी। अब इधर समानांतर किरणें निकलती है, इधर से समानांतर किरणें निकलती है और लगभग 200-300 मीटर जाती है। स्कॉर्पियो सब में तो 500-500 मीटर जाती है जब सड़कें बिल्कुल सीधी रहती है। तो आप कहिएगा कि सर यहाँ कैसे मिरर है। ये जो देखते हैं ना, ये यहाँ से बल्ब निकला रहता है, इस तरह का बल्ब निकला रहता है और इधर जब ये बल्ब जलता है ना तो इससे रोशनी निकलती है ऐसे ऐसे ऐसे, थोड़ा सा और इधर कर देते हैं और इधर कर। तो ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ये रिफ्लेक्टर लगा रहता है किसका, अवतल दर्पण का। ये रिफ्लेक्टर लगा रहता है, रिफ्लेक्टर वो सफ़ेद कलर का जो दिखता है आपको पीछे एकदम चांदी सा चमचमाता हुआ, जिसके अंदर पैटर्न बना रहता है, वो टॉर्च में भी, सर्च लाइट में भी और हेडलाइट में भी वही ढक्कन जो है पीछे वाला परावर्तक सतह इसका बना रहता है, ठीक है। दूसरा, दंत चिकित्सक जो डेंटिस्ट होते हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को प्रतिबिंब करके या बड़ा करके देखने में इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये कैसे होगा, तो कोई भी चीज़ सीधा दिखेगा, बड़ा दिखेगा कब, आपको पता है कब दिखेगा, जब वो फोकस और ध्रुव के बीच होगा। देखिए यहाँ पे फोकस और ध्रुव के बीच होगा। अब डॉक्टर तो किसी का मुंह को ऐसे नहीं देखेगा, डेंटिस्ट है तो सामने ही ऐसे करके देखेगा, तो सामने देखेगा तो फोकस के अंदर आएगा। जब फोकस के अंदर आएगा तो इस स्थिति में यहाँ बनेगी और बड़ा सा प्रतिबिंब बनेगी। देख लीजिए, इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। सैलून वगैरह में जब हम लोग शेविंग करने जाते हैं, क्लीनिंग करने जाते हैं, तो जो नाई होता है उसको आपका ये फेस बड़ा दिखे और आसानी से वो क्या कर सके, इस चीज़ को इरेज कर सके, छील सके, शेविंग कर सके, इसलिए किया जाता है। चौथा, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों लालियों? क्योंकि आपको पता है कि अनंत से आती हुई सूर्य की किरणें परावर्तन के पास फोकस पे केंद्रित होती है। जब ये फोकस पे केंद्रित होती है तो उसी फोकस पर बहुत ही हाई अमाउंट में हीट जनरेट हो जाता है, टेम्परेचर क्रिएट कर देता है, और उसी टेम्परेचर का खेल है ये सौर भट्टी में अवतल दर्पण का यूज होना। समझ गए? ये हो गया आपका उपयोग कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो हेडलाइटों में करते हैं, टॉर्च में करते हैं, सर्च लाइट में करते हैं, उसके बाद डेंटिस्ट करते हैं, उसके बाद हमारे नाई समाज के सभी लोग अपने सैलूनों में करते हैं, ड्रेसिंग टेबल में होता है, मॉल वगैरह में होता है। इस चीज़ का ख्याल रखना है आपको। और उसके बाद सौर भट्टियों में किया जाता है सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए और एक जगह फोकस्ड करने के लिए। ये स्थिति हम लोगों ने देखा, ये स्थिति हम लोगों ने पाया, तो हमको लगता है कि कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसमें? अवतल दर्पण में कहाँ प्रतिबिंब बनेगी, कैसा प्रतिबिंब बनेगी, उसका क्या गुण होगा, लक्षण होगा, और इस अवतल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ पे होगा।
आज इस टॉपिक को यहीं विराम देते हैं मेरे साथियों, दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। और कल डैट मीन्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उत्तल दर्पण की बात करेंगे और उत्तल दर्पण में कहाँ कहाँ कैसे कैसे इमेज बनेगा और उत्तल दर्पण का क्या उपयोग होगा उस चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सभी तमाम जो छात्र छात्राएँ हैं उन लोगों तक पहुंचाइए ताकि ज़रूरतमंद बच्चों तक ये पहुंच सके। चलिए कल पुनः मिलते हैं। जय हिंद।